प्रस्तुत है पार्ट 16 यूरोप में फासिस्टवाद का उदय का शेष भाग। 2 मुसोलिनी तथा उसकी जीवन वृत्ति और सत्ता का उदय। जैसे पहले बताया जा चुका है, इटली में बेनी से लेकर मुसोलिनी तक फासिस्टवाद की संस्थापना हुई, जिसका जन्म 1833 में हुआ था। वो समाजवादी हो गया तथा कुछ समय तक एक समाजवादी दैनिक समाचार पत्र अवंती का संपादक भी रहा, मगर प्रारंभिक वर्षों में भी उसमें समाजवाद साथ अंध देश भक्ति भी मिली हुई थी। ऐसा लगता है उसके विचारों में कभी सामंजस्य नहीं था। उदाहरण के बजाय जब प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो वो इस पक्ष में था कि इटली इस युद्ध में तटस्थ रहे, लेकिन शीघ्र वो इस पक्ष में हो गया कि इटली को मित्र राष्ट्रों की सहायता के लिए युद्ध में शामिल होना चाहिए। उसके बाद शीघ्र ही उसे समाजवादी समाचार पत्र के संपादक पद से इस्तीफा देना पड़ा तथा मिलान में एक फासिस्ट संस्था का नेता हो गया। उसने युद्ध का प्रचार करने के लिए एक समाचार पत्र द्वितीय पापोलो एल इटालिया निकालना शुरू किया। जब इटली युद्ध में सम्मिलित हुआ तो वो फौज में भर्ती हो गया और जख्मी हुआ। वो फिर अपना समाचार पत्र और इटली निवासियों में युद्ध के प्रति उत्साह बढ़ाने के लिए लौट आया, क्योंकि उनका उत्साह मंद पड़ने लगा था। उस समय तक वो पूरे तौर पर फासिस्ट हो गया था, लेकिन उसकी पार्टी आगे नहीं बढ़ सकी। साम्यवादियों और समाजवादियों को आतंकित करने के लिए उसके द्वारा संगठित स्क्वायर दृष्टि का उपयोग पूंजीपतियों और जमींदारों ने किया। अब वो पूरे तौर पर शासक वर्ग के साथ हो गया। वो दक्षिणपंथी दल का एक नेता माना जाने लगा, किंतु 1919 में होने वाले चुनावों में उसकी पार्टी एक भी सीट नहीं पा सकी। उसे स्वयं 5000 से भी कम वोट मिले, ताकि उसके समाजवादी प्रतिद्वंदी को 1,80,000 वोट मिले। मई 1921 के चुनाव में उसकी पार्टी को केवल 35 सीटें मिली, लेकिन इस चुनाव में मुसोलिनी निर्वाचित हो गया। इस चुनाव में 35 फासिस्ट चुने गए तथा उनके मुकाबले 138 समाजवादी और साम्यवादी विजय हुए। यद्यपि समाजवादियों के विरुद्ध फासिस्टों द्वारा आतंकवाद पाया गया और विनाश का जोरों के साथ प्रचार किया गया था, तथापि वो इतनी बड़ी संख्या में विजय हुए। लोकप्रियता के अलगाव से मुसोलिनी विचलित नहीं हुआ और उसकी पार्टी के अनुयायियों द्वारा समाजवादियों और साम्यवादियों के विरुद्ध किए गए आतंकवादी आक्रमण जारी किए गए। इनको पुलिस भी नहीं रोक सकी। जैसे अगस्त 1922 में समाजवादी समाचार पत्र अवंती के कार्यालय पर कब्जा करके उसे जला डाला गया। इस समय देश में संवैधानिक संकट चल निकला था। कोई स्थायी सरकार नहीं बन पा रही थी और जो सरकारें भी थीं, वो फासिस्टों के आतंकवाद को रोकने में असमर्थ सिद्ध हो रही थी। अक्टूबर 28, 1922 को रोम की ओर अपनी फौजों के साथ मुसोलिनी चल पड़ा। उसी दिन फासिस्टवादी वॉलंटियर इटली की राजधानी में पहुंच गए। इटली के सम्राट ने मार्शल लॉ की घोषणा करने से इनकार कर दिया तथा उसने मुसोलिनी को सरकार बनाने के लिए 29 अक्टूबर को आमंत्रित किया। बिना एक भी गोली चलाए मुसोलिनी के नेतृत्व में फासिस्टों की विजय हुई। 30 अक्टूबर को एक शयन कक्ष कार में मुसोलिनी रोम चला गया। इस प्रकार इटली में फासिस्टवाद युग का आरंभ हो गया। ऐसी आसानी से जो विजय फासिस्टों को प्राप्त हुई, वो उनकी अपनी शक्ति के कारण नहीं, वरन प्रतिष्ठित सामाजिक वर्ग में उनको रोकने की इच्छा के अभाव के कारण प्राप्त हुई। उन्होंने अनुभव किया कि सामाजिक क्रांति के खतरे से बचने के लिए फासिस्टों की विजय ही केवल एक विकल्प है। फासिस्टों की विजय थोड़े ही समय में संगठित हो गई। जनवरी 1929 में फासिस्टों में स्क्वाड्रिस्ट्री का संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक सहायक सेना मिलिटिया फॉर नेशनल सिक्योरिटी के रूप में हुआ। यह सहायक सेना उसे काली कमीज वाली ब्लैक शर्टी के नाम से पुकारी जाती थी। फासिस्टों की निजी गुप्त सेना थी। इसके द्वारा बड़े पैमाने पर आतंक फैलाया गया। इस आतंक के कारण तथा चुनाव के कानून को बदलने से 1924 में पार्लियामेंट के फासिस्टों को बहुमत मिला। जब इस नए पार्लियामेंट का अधिवेशन हुआ तो एक समाजवादी नेता मैटी ओटी ने फासिस्टों पर हिंसा का आरोप लगाया। शीघ्र ही इसके बाद सरकारी आदेश से उसका अपहरण करके काली कमीज वालों द्वारा हत्या कर दी गई। 1925 में उन वकीलों पर रोक लगा दी गई जो फासिस्टवाद के विरोधी थे। उनको वकालत करने से रोक दिया गया। 1926 में मुसोलिनी की पार्टी को छोड़कर सब राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पार्लियामेंट का काम केवल यही रह गया कि वो इलडियोस, इस नाम से मुसोलिनी पुकारा जाने लगा था, के आदेशों का समर्थन किया करे। इटली के फासिस्टवादी राज्य में परिवर्तन ले आने की समस्त सत्ता उसके हाथ में थी। निष्कर्ष:
फासिस्टवाद के अंतर्गत इटली की राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली सरकारी तौर पर सामूहिक राज्य कॉर्पोरेट स्टेट के रूप में मानी गई। फासिस्टों की धारणा थी कि राज्य अपने निर्द्वंद है तथा अपने सदस्यों के प्रत्येक हित, उनकी प्रत्येक वफादारी का उसमें समावेश है। सबके हितों का राजा के अधीन रहना आवश्यक है। फासिस्टवाद के सिद्धांत मार्क्सवाद तथा अन्य सामाजिक विचारधारा के विरोधी थे। ये राष्ट्रीयता को महानता प्रदान करता था तथा विश्वास करता था कि दो स्पष्ट राष्ट्रों के हितों में कोई सामंजस्य नहीं हो सका है। अंतर्राष्ट्रीयता को मानव प्रगति का बिगड़ा रूप मानता था, तर्क और बुद्धिमत्ता की निंदा करता था तथा हिंसा और पार्श्विक शक्ति की प्रशंसा। फासिस्टवाद के अनुसार एक नागरिक के कोई अधिकार नहीं होते हैं, केवल कर्तव्य होते हैं। आजादी एक सड़ी हुई लाश के समान निर्दयी है। उसकी मान्यता थी कि कोई प्रतिष्ठित सेनाओं समुदाय को शासन करने का अधिकार है, जिन्होंने अपनी शक्ति द्वारा तथा राष्ट्रीय आदर्शों को अच्छी तरह समझकर अपने को शासन करने के योग्य साबित कर दिया था। फासिस्टवाद सिद्धांत का सबसे प्रमुख तत्व था युद्ध की प्रशंसा। इसके अनुसार शांति हानिकारक है तथा युद्ध मानव को महान प्रतिष्ठित बनाता है। फासिस्टों का कहना था, जो राष्ट्र अपना प्रसार नहीं करते हैं वो आखिर में कमजोर हो जाते हैं तथा नष्ट हो जाते हैं। मुसोलिनी के शब्दों में फासिस्टवाद के लिए साम्राज्य का विकास जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति है तथा अब इसके विपरीत शांति पतन की निशानी है। 1940 में नाजी जर्मनी के मित्र के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होने के पूर्व इटली दो विदेशी युद्धों में फंसा हुआ था। इस बीच में फासिस्टवाद का रूपांतर नाजीवाद, जो इटली के फासिस्टवाद से ज्यादा बुरा था, 1933 में जीत गया। यूरोप के बहुत से देशों में फासिस्ट आंदोलन का उदय हो गया तथा कुछ देशों में इसने अपने हाथ में सत्ता भी ले ली। कुछ अन्य देशों में जर्मनी और इटली के सेनाओं की सहायता से सत्ता हथिया ली गई। बहुत से अन्य देशों जैसे हंगरी, रोमानिया आदि देशों में फासिस्टवाद के सिद्धांतों और विचारों ने वहां की सरकारों पर अपना प्रभाव डाला। फासिस्टों की तानाशाही, जिसने इटली पर 21 वर्षों तक हुकूमत की थी, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पूर्व ही खत्म हो गई। इसके विध्वंस होने में इटली की जनता का वीरतापूर्ण प्रतिरोध बहुत सहायक सिद्ध होने लगा। फासिस्टवाद इटली के विदेशों के साथ संबंध तथा विध्वंस के कारणों के संबंध में एक दूसरे पाठ में दिया जाएगा। पाठ 16 यूरोप में फासिस्टवाद का उदय समाप्त होता है। प्रस्तुत है पाठ 16 यूरोप में फासिस्टवाद का उदय का शेष भाग। 2 मुसोलिनी तथा उसकी जीवन वृत्ति और सत्ता का उदय। जैसे पहले बताया जा चुका है, इटली में बेनी से लेकर मुसोलिनी तक फासिस्टवाद की संस्थापना हुई, जिसका जन्म 1833 में हुआ था। वो समाजवादी हो गया तथा कुछ समय तक एक समाजवादी दैनिक समाचार पत्र अवंती का संपादक भी रहा, मगर प्रारंभिक वर्षों में भी उसमें समाजवाद साथ अंध देशभक्ति भी मिली हुई थी। ऐसा लगता है उसके विचारों में कभी सामंजस्य नहीं था। उदाहरण के बजाय जब प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो वो इस पक्ष में था कि इटली इस युद्ध में तटस्थ रहे, लेकिन शीघ्र वो इस पक्ष में हो गया कि इटली को मित्र राष्ट्रों की सहायता के लिए युद्ध में शामिल होना चाहिए। उसके बाद शीघ्र ही उसे समाजवादी समाचार पत्र के संपादक पद से इस्तीफा देना पड़ा तथा मिलान में एक फासिस्ट संस्था का नेता हो गया। उसने युद्ध का प्रचार करने के लिए एक समाचार पत्र द्वितीय पापोलो एल इटालिया निकालना शुरू किया। जब इटली युद्ध में सम्मिलित हुआ तो वो फौज में भर्ती हो गया और जख्मी हुआ। वो फिर अपना समाचार पत्र और इटली निवासियों में युद्ध के प्रति उत्साह बढ़ाने के लिए लौट आया, क्योंकि उनका उत्साह मंद पड़ने लगा था। उस समय तक वो पूरे तौर पर फासिस्ट हो गया था, लेकिन उसकी पार्टी आगे नहीं बढ़ सकी। साम्यवादियों और समाजवादियों को आतंकित करने के लिए उसके द्वारा संगठित स्क्वायर ड्रस्टे का उपयोग पूंजीपतियों और जमींदारों ने किया। अब वो पूरे तौर पर शासक वर्ग के साथ हो गया। वो दक्षिणपंथी दल का एक नेता माना जाने लगा, किंतु 1919 में होने वाले चुनावों में उसकी पार्टी एक भी सीट नहीं पा सकी। उसे स्वयं 5000 से भी कम वोट मिले, ताकि उसके समाजवादी प्रतिद्वंदी को 1,80,000 वोट मिले। मई 1921 के चुनाव में उसकी पार्टी को केवल 35 सीटें मिली, लेकिन इस चुनाव में मुसोलिनी निर्वाचित हो गया। इस चुनाव में 35 फासिस्ट चुने गए तथा उनके मुकाबले 138 समाजवादी और साम्यवादी विजय हुए। यद्यपि समाजवादियों के विरुद्ध फासिस्टों द्वारा आतंकवाद पाया गया
और विनाश का जोरों के साथ प्रचार किया गया था। तथापि वो इतनी बड़ी संख्या में विजय हुए। लोकप्रियता के अलगाव से मुसोलिनी विचलित नहीं हुआ और उसकी पार्टी के अनुयायियों द्वारा समाजवादियों और साम्यवादियों के विरुद्ध किए गए आतंकवादी आक्रमण जारी किए गए। इनको पुलिस भी नहीं रोक सकी। जैसे अगस्त 1922 में समाजवादी समाचार पत्र अवंती के कार्यालय पर कब्जा करके उसे जला डाला गया। इस समय देश में संवैधानिक संकट चल निकला था। कोई स्थायी सरकार नहीं बन पा रही थी और जो सरकारें भी थीं, वो फासिस्टों के आतंकवाद को रोकने में असमर्थ सिद्ध हो रही थी। अक्टूबर 28, 1922 को रोम की ओर अपनी फौजों के साथ मुसोलिनी चल पड़ा। उसी दिन फासिस्टवादी वॉलंटियर इटली की राजधानी में पहुंच गए। इटली के सम्राट ने मार्शल लॉ की घोषणा करने से इनकार कर दिया तथा उसने मुसोलिनी को सरकार बनाने के लिए 29 अक्टूबर को आमंत्रित किया। बिना एक भी गोली चलाए मुसोलिनी के नेतृत्व में फासिस्टों की विजय हुई। 30 अक्टूबर को एक शयन कक्ष कार में मुसोलिनी रोम चला गया। इस प्रकार इटली में फासिस्टवाद युग का आरंभ हो गया। ऐसी आसानी से जो विजय फासिस्टों को प्राप्त हुई वो उनकी अपनी शक्ति के कारण नहीं, वरन प्रतिष्ठित सामाजिक वर्ग में उनको रोकने की इच्छा के अभाव के कारण प्राप्त हुई। उन्होंने अनुभव किया कि सामाजिक क्रांति के खतरे से बचने के लिए फासिस्टों की विजय ही केवल एक विकल्प है। फासिस्टों की विजय थोड़े ही समय में संगठित हो गई। जनवरी 1929 में फासिस्टों में स्कॉट डिस्ट्री का संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक सहायक सेना मिलिटिया फॉर नेशनल सिक्योरिटी के रूप में हुआ। यह सहायक सेना उसे काली कमीज वाली ब्लैक शर्टी के नाम से पुकारी जाती थी। फासिस्टों की निजी गुप्त सेना थी। इसके द्वारा बड़े पैमाने पर आतंक फैलाया गया। इस आतंक के कारण तथा चुनाव के कानून को बदलने से 1924 में पार्लियामेंट के फासिस्टों को बहुमत मिला। जब इस नए पार्लियामेंट का अधिवेशन हुआ तो एक समाजवादी नेता मैटी ओटी ने फासिस्टों पर हिंसा का आरोप लगाया। शीघ्र ही इसके बाद सरकारी आदेश से उसका अपहरण करके काली कमीज वालों द्वारा हत्या कर दी गई। 1925 में उन वकीलों पर रोक लगा दी गई जो फासिस्टवाद के विरोधी थे। उनको वकालत करने से रोक दिया गया। 1926 में मुसोलिनी की पार्टी को छोड़कर सब राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पार्लियामेंट का काम केवल यही रह गया कि वो इलडियोस इस नाम से मुसोलिनी पुकारा जाने लगा था के आदेशों का समर्थन किया करे। इटली के फासिस्टवादी राज्य में परिवर्तन ले आने की समस्त सत्ता उसके हाथ में थी। निष्कर्ष: फासिस्टवाद के अंतर्गत इटली की राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली सरकारी तौर पर सामूहिक राज्य कॉर्पोरेट स्टेट के रूप में मानी गई। फासिस्टों की धारणा थी कि राज्य अपने निर्द्वंद है तथा अपने सदस्यों के प्रत्येक हित, उनकी प्रत्येक वफादारी का उसमें समावेश है। सबके हितों का राजा के अधीन रहना आवश्यक है। फासिस्टवाद के सिद्धांत मार्क्सवाद तथा अन्य सामाजिक विचारधारा के विरोधी थे। ये राष्ट्रीयता को महानता प्रदान करता था तथा विश्वास करता था कि दो स्पष्ट राष्ट्रों के हितों में कोई सामंजस्य नहीं हो सका है। अंतर्राष्ट्रीयता को मानव प्रगति का बिगड़ा रूप मानता था, तर्क और बुद्धिमत्ता की निंदा करता था तथा हिंसा और पाशविक शक्ति की प्रशंसा। फासिस्टवाद के अनुसार एक नागरिक के कोई अधिकार नहीं होते हैं, केवल कर्तव्य होते हैं। आजादी एक सड़ी हुई लाश के समान निर्दयी है। उसकी मान्यता थी कि कोई प्रतिष्ठित सेनाओं समुदाय को शासन करने का अधिकार है, जिन्होंने अपनी शक्ति द्वारा तथा राष्ट्रीय आदर्शों को अच्छी तरह समझकर अपने को शासन करने के योग्य साबित कर दिया था। फासिस्टवाद सिद्धांत का सबसे प्रमुख तत्व था युद्ध की प्रशंसा। इसके अनुसार शांति हानिकारक है तथा युद्ध मानव को महान प्रतिष्ठित बनाता है। फासिस्टों का कहना था जो राष्ट्र अपना प्रसार नहीं करते हैं वो आखिर में कमजोर हो जाते हैं तथा नष्ट हो जाते हैं। मुसोलिनी के शब्दों में फासिस्टवाद के लिए साम्राज्य का विकास जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति है तथा अब इसके विपरीत शांति पतन की निशानी है। 1940 में नाजी जर्मनी के मित्र के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होने के पूर्व इटली दो विदेशी युद्धों में फंसा हुआ था। इस बीच में फासिस्टवाद का रूपांतर नाजीवाद, जो इटली के फासिस्टवाद से ज्यादा बुरा था, 1933 में जीत गया। यूरोप के बहुत से देशों में फासिस्ट आंदोलन का उदय हो गया तथा कुछ देशों में इसने अपने हाथ में सत्ता भी ले ली। कुछ अन्य देशों में जर्मनी और इटली के सेनाओं की सहायता से सत्ता हथिया ली गई। बहुत से अन्य देशों जैसे हंगरी, रोमानिया आदि देशों में फासिस्टवाद के सिद्धांतों और विचारों ने वहां की सरकारों पर अपना प्रभाव डाला। फासिस्टों की तानाशाही, जिसने इटली पर 21 वर्षों तक हुकूमत की थी, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पूर्व ही खत्म हो गई।
इसके विध्वंस होने में इटली की जनता का वीरतापूर्ण प्रतिरोध बहुत सहायक सिद्ध होने लगा। फासिस्टवाद इटली के विदेशों के साथ संबंध तथा विध्वंस के कारणों के संबंध में एक दूसरे पाठ में दिया जाएगा। पाठ 16 यूरोप में फासिस्टवाद का उदय समाप्त होता है।